Assalamu alaikum everyone and welcome back to the new video. In today's video we are going to solve May June 2023 1-3 variant. Right, let's begin with this paper. In this paper, question number 1, it says that the diagram shows y is equals to f of x with the two straight lines, okay, and then the line a dash b dash b dash c dash from the graph y is equals to g of x. Right, okay. Now the point is, it says that by applying two transformations in either orders, fair enough, we have to describe fully the two transformations. Right, गौर से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो a वाला है वो पड़ा हुआ है 1 पे और लाइन ए बी जो है वो इस डायरेक्शन में 1 यूनिट की है और वर्टिकल डायरेक्शन जो है इसमें आपकी ये 2 यूनिट्स की है। अब अगर मैं यहाँ पे ए से लेके बी पे आऊँ तो मेरे पास सबसे पहली पॉइंट ए जो है वो ए डैश पे जब गया है वो 2 पे पहुंच गया। अब ए बी वाली जो लाइन है वो कितने यूनिट्स की बन गई है, दैट इज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 यूनिट्स, और ए से लेके बी वर्टिकल जो है वो अभी भी आपके पास 2 यूनिट्स पे है। तो सबसे पहली चीज यहाँ से कंक्लूड आउट हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेच तो हो रहा है, वो तो हमें नजर आ गया, लेकिन वो हो कहाँ पे रहा है, इट इज अलोंग दी एक्स एक्सिस। राइट, एक और जगह पे भी चेक कर लेते हैं, बी से लेके सी जो जा रहा है वो आपके पास यहाँ पे 2 यूनिट्स का है और यहाँ पे बी से लेके सी तक जो जा रहा है वो आपके पास कितना है, 4 यूनिट्स का। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर लिखना चाहता हूँ तो स्केल फैक्टर मेरे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखे 1 यूनिट है, ये 2 पे चला गया, यहाँ पे 2 यूनिट्स था 4 पे चला गया, तो अंडरस्टूड है भैया आपके पास स्केल फैक्टर 2 का है। क्लियर होगी बात? ओके। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें, गौर से देखिएगा, अगर मैं स्ट्रेच करने के बाद ये जो ए बी सी है इस पे स्ट्रेच करने के बाद देखो तो मेरा जो ए पॉइंट होगा वो मूव करके किधर आ जाएगा, वो मेरे पास इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। बी जो मेरे पास है वो 2 पे पड़ा हुआ किधर चला जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी गोइंग ऑन दी 4। सी जो मेरा है वो किधर है, 4 पे है, तो वो आपके पास किधर आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा ग्राफ यहाँ तक तो पहुंच गया। क्लियर है जी? ओके। अब अगर मैं यहाँ से इस ग्राफ को नोट करूं, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे नोट करता हूँ तो मुझे ये वाला जो ग्राफ है इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ बेटा डुप्लीकेट, तो गौर से देखिएगा, दिस ग्राफ इज ऑल द वे अराउंड ड्रैग डाउनवर्ड। जब ये नीचे की तरफ ड्रैग हुआ है तो ये मेरे पास जो नीचे जी ऑफ एक्स वाला ग्राफ है उस पे पहुंच गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो दिस इज नोन एज बेसिकली ट्रांसलेशन। और अगर ट्रांसलेशन है तो हमें बताना पड़ता है डायरेक्शन क्या है। तो एक्स एक्सिस पे तो हमारा बिल्कुल मूव ही नहीं हुआ, तो ऊपर हम लिख देते हैं 0 और नीचे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि डाउनवर्ड गया है तो नेगेटिव लगेगा। और कितने यूनिट्स गया है, यहाँ पे अगर हम देखें 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो -2 आ जाएगा। सो दीज आर दी 2 ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि मेरा आंसर बन जाएगा। Everybody clear on this? I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 2. Now what does the question number 2 says to us? It says that the function f is defined by where x belongs to all real values. The function is this. It is given that f of x is greater than 2 for all the values of x. Fair enough. It says that find the set of values of c. Right? Now firstly, the function given to us is f of x is equals to x square minus 6x plus c. And over here this is f of x is greater than 2. Now what I'm going to do is that I'm going to simply substitute this f of x over here. So that is going to be x square minus 6x plus c greater than 2. Right? Okay. Now let's shift this towards this side. So this is going to be x square minus 6x plus c minus 2 greater than 0. राइट नाउ अब हमें बेटा यहाँ पे उसने डिस्क्रिमिनेंट का हमें कुछ बताया ही नहीं है, लेकिन एक चीज अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास अगर पॉजिटिव होता है तो हमने एक चीज पढ़ी भी है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है पॉजिटिव के ऊपर हमें स्माइली फेस देता है। राइट, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि
all of the graph is lying above the x axis, राइट। तो हमारे पास क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो आपके पास पैराबोला तो बनना है, लेकिन वो आपके पास पूरा का पूरा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है इस तरीके से, राइट। होल ऑफ द ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस, होल ग्राफ lies above x axis, राइट। ये हमें कहां से पता चला, क्योंकि पॉजिटिव था, अपवर्ड बनेगा, स्माइली फेस बनना है और ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, ग्राफ आपका अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड आउट कर सकते हैं कि अगर ये वाला ग्राफ है अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन जीरो। यहां से हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में एक्सट्रैक्ट आउट करना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा और c इज इक्वल टू हमारे पास c माइनस 2 आ जाएगा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई सिंपली हैव टू प्लेस दीज वैल्यूज। सो दिस इज गोइंग टू बी -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c माइनस 2 लेस देन जीरो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 36 -4 इंटू c माइनस 2 लेस देन जीरो। सो दिस इज गोइंग टू बी 36 -4c प्लस 8 लेस देन जीरो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बिकम 44 -4c लेस देन जीरो। सो दिस इज गोइंग टू बी -4c लेस देन -44। अब मैं नेगेटिव और नेगेटिव को कैंसिल तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 4c ग्रेटर देन 44। तो यहाँ से मेरे पास c ग्रेटर देन 11 आ जाएगा। सो दीज आर दी आंसर्स और दीज आर दी सेट ऑफ वैल्यूज जहाँ पे आपके पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। क्लियर है जी? आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स दिस वन। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द कंप्लीट एक्सपेंशन। ओके, अंडरलाइनेबल स्टेटमेंट है, कंप्लीट एक्सपेंशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंप्लीट एक्सपेंशन हमें इसकी करनी है, राइट। अब यहाँ पे याद रखें कंप्लीट एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि हम 5c0 से स्टार्ट करेंगे और 5c5 तक जाना है हमने, ठीक है। पूरी एक्सपेंशन हमें करनी है। आए करते हैं, ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी n और यहाँ पे ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, b है। क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे 5c0 x रेज टू पावर 5 आ जाएगा एंड 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 0 प्लस 5c1 x रेज टू पावर आपके पास 4 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 x रेज टू पावर आपके पास 3 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2 प्लस 5c3 x रेज टू पावर आपके पास 2 आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3 प्लस अभी भी कंप्लीट एक्सपेंशन नहीं हुई है। मैंने कहा कंप्लीट एक्सपेंशन तब होगी जब आप 5c5 तक पहुंचेंगे। प्लस क्या आएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 5c5 x रेज टू पावर 5c4 x रेज टू पावर आपके पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 x रेज टू पावर 0 एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 5। राइट जी, आए हमें सॉल्व भी करना है। 5c5 की वैल्यू अगर हम अपने कैलकुलेटर से देखें तो वो हमारे पास 1 होती है इंटू 5 रेज टू पावर x, दैट इज गोइंग टू बी 5। किसी भी चीज़ की पावर 0 आंसर 1 आता है, प्लस 5c1 दैट इज गोइंग टू बी 5 इंटू x रेज टू पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x। राइट, लेट मी ब्रिंग माई कैलकुलेटर एज वेल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 5c2 दैट इज गोइंग टू बी 10 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 5c3 क्या होगा 10x स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय x का क्यूब प्लस 5c4
This is going to be 5x into 2 raised to power 4 कितना होता है, that is going to be 16 divided by x raised to power 4 plus 5c5 कितना होता है 1 x raised to power 0 that is going to be 1 and this is going to be 2 raised to power 5 that is going to be 32 divided by x raised to power 5. ठीक है जी, एज सॉल्विंग देते हैं फर्दर. ये कैंसिल होगा यहाँ पे -1, ये कैंसिल होगा यहाँ पे -2, ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल करके -3 यहाँ पे लगा देते हैं. इस वाले को कैंसिल करके -2 यहाँ पे, इसको कैंसिल करके -1 यहाँ पे. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x raised to power 5 प्लस 10 x raised to power कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 40x प्लस 80 डिवाइडेड बाय x प्लस आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 80 डिवाइडेड बाय x raised to power 3 प्लस 32 डिवाइडेड बाय x raised to power 5. So that is going to become the answer for us. Right? We did the complete expansion. Now the point is moving towards the next question. Next part of it. It says that in the expansion of this, the coefficient of x is 0 and the coefficient of 1 over x is 80. Find the values of a and b. Okay. Now firstly, we have done the complete expansion. हमने ये complete expansion की है. इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, इधर लाके करते हैं पेस्ट. इसको, इस कंप्लीट एक्सपेंशन को जब उसने इससे मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद x का कोफिशिएंट 0 है और 1 ओवर x का कोफिशिएंट 80 है. सबसे पहले x का कोफिशिएंट निकालते हैं. अच्छा, इसमें पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी होती, आपने सिर्फ और सिर्फ पिक कर लेने होते हैं कि भाई आपको x वाली टर्म कहाँ से मिलेगी. x वाली टर्म मुझे मिलेगी कैसे, जब मेरा a जो है ऑल द वे अराउंड इस 40 से मल्टीप्लाई होगा तब मुझे एक x वाली टर्म मिलेगी. तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई बाय 40x, बीच में डाला प्लस का साइन, ये bx स्क्वायर ऑल द वे अराउंड, मुझे x वाली टर्म चाहिए, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी bx स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 80 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर, नो आई मेड अ मिस्टेक, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, ये लाइन गलत ड्रॉ हो गई है, इस वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 80 डिवाइडेड बाय x. ठीक है जी, आइए सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से मेरे पास बनेगा क्या, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 40ax प्लस ये कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 लग जाएगा, 80bx. अब उससे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 40a प्लस 80b इज इक्वल टू 0 आ गया. ये मेरे पास एक इक्वेशन तो बन गई. हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. फिर उससे क्या है, 1 ओवर x इज इक्वल्स, इसका कोफिशिएंट 80 है. 1 ओवर x मुझे कैसे मिल सकता है, गौर से देखिएगा, ग्रीन से कर रहा हूं मैं. a जब ऑल द वे अराउंड इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय x, बीच में लिखा प्लस. अब हमारा प्रीवियस वाला होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी bx स्क्वायर इंटू 80 डिवाइडेड बाय x का क्यूब. राइट, तो आई जी इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 80a into 1 over x, sorry why I wrote 8, प्लस 80b, ये कैंसिल हुआ, -2 होगा, इंटू 1 ओवर x. अब उसने कहा है इसका जो कोफिशिएंट है दैट वाज 80, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस इज गोइंग टू बी 80a प्लस 80b इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से 80 कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. राइट जी, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल सी किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना ले. मैं a को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, b-1 होगा, ऊपर वाली इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 40 इंटू 1 माइनस b. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 40 माइनस 40b प्लस 80b इज इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी 40 प्लस
यहाँ पे क्या आएगा 40b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ b, तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a -1 इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो दीज आर द टू आंसर्स फॉर अस। Right, Ji? I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 4. Now, what does the question number 4 says to us? Question number 4 says that show that this can be expressed in this particular form. Let's do that. This is going to be 3 tan square minus 3 sin square minus 4 equals to 0. राइट हमें यह शो करना है कि हमारे पास ये वाली जो एक्सपेंशन है वो करें, एक्सपेंशन नहीं, इस इक्वेशन को हमने cos रेज़ टू पावर 4 cos स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम tan को एलिमिनेट करते हैं। तो tan की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3, tan की जगह पे क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं देखूं मेरी इक्वेशन cos की फॉर्म में, राइट, तो सबसे पहले cos स्क्वायर को नीचे वाले को एलसीएम लेके खत्म करते हैं। -3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स cos स्क्वायर ऑफ एक्स -4 cos स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके खत्म हो जाएगा। राइट जी, अब हमारे पास क्या है, पूरी इक्वेशन हमारी cos की फॉर्म में, तो आए हम भी ले जाते हैं 3, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, साइन की जगह पे भी लिख देते हैं 1 माइनस, बाकी टर्म्स एज इट इज। राइट जी, आए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ये 3 है और साथ cos स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 cos स्क्वायर ऑफ एक्स minus, and this minus becomes plus 3 cos raised to power 4x minus 4 equals to 0. So now this is going to become 3. अब क्या होगा, ये -3 -6 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, that is going to be -10. I made a mistake, this is 4 cos square, and this is going to be plus 3 equals to 0. Right, let me do this correct. This is 4, so that is the answer for us. Right Ji, I hope that is clear to everyone. Next it says that, what does this next say? It's hence solve this equation for 0 to 180. Okay बेटा, अब इसमें हमने करना क्या है, हमने बड़ी मुश्किल से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, मैंने एक रूल बताया हुआ है, लेट cos स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने u कर देना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3u का स्क्वायर माइनस 10u प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस पे अगर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक मेरे पास बनेगा 3u माइनस 1 और दूसरा बनेगा u माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास u की एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1/3, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 3। इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, राइट जी। लेकिन ये जो u इज इक्वल टू 1/3 है, यहाँ से हमारा आंसर निकलना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, cos स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, cos of x is equal to under root of 1/3 with a plus and a minus, right? So अब मेरे पास क्या होगा, x is equal to, याद रखिएगा लिमिट आपके पास 180 तक है, cos इनवर्स
अंडर रूट 1/3. सो दैट इज गोइंग टू बी, जल्दी से सॉल्व करते हैं, कॉज इनवर्स, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड. कॉज इनवर्स 1 divided by under root of 3, so that is 0, no, we have to get it in the degrees, radian में क्यों कर रहा हूँ मैं. So that is going to be x is equals to 54.7 degrees. राइट. अब कॉस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, 180 तक है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. सो दैट इज 180 माइनस 54.7. तो यहाँ से मेरे पास दूसरा आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 125.3 डिग्रीज. तो एक ये आंसर है, दूसरा ये आंसर है. ये दो लिमिट्स में कॉस नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन वहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं है. I hope that is clear to everyone. Moving towards the next question. Next question says that a circle has an equation of this, a line has an equation of this, intersects this circle at point A and B. Find the coordinates. Straight away question. उससे हमें कहा क्या है कि भाई एक आपके पास सर्कल है जिसकी आपके पास इक्वेशन गिवन है, और दूसरी आपके पास है y इज इक्वल टू x माइनस 9. सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ से उठा के इसको हमने सिंपल सिंपल इधर सब्सटीट्यूट कर देना है. सो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 9 प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40. सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40. राइट जी. अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, उससे हमसे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा है, तो सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं. इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x plus 25 minus 40 equals to 0. Opening it with the a square plus 2ab plus b square. So this is going to become x square और ये x square add up हो जाएगा 2x square. So this is going to be minus 12x और यहाँ पे क्या बन जाएगा +1 plus 25 minus 40. So that is minus 14 equals to 0. So this is going to be 2 को कॉमन ले लेते हैं. सो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन बच जाएगी विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा x प्लस 1 और यहाँ पे मेरे पास x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, दूसरा आपके पास x इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा. राइट. वंस यू गेट दिस वैल्यूज, जब आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है, तब हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 9. इसमें बारी बारी से प्लेस करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 9 विच इज गोइंग टू बी -10, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 विच इज गोइंग टू बी -2. तो यहाँ से मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी -1 कॉमा -10 और दूसरा आपके पास क्या बनेगा 7 कॉमा -2. That is the answer for us. Right? I hope that is clear to everyone. Moving towards the next one. Next क्या कहता है, कहता है find an equation of the circle with the diameter AB. Okay. एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं और उससे कहा है AB जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल के आए हैं, ये रहा जी A, पिंक से ही मार्क कर रहा हूं मैं, और ये रहा जी B 7 कॉमा -2. ये आपके पास डायमीटर है. अब सर्कल के लिए हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए रेडियस चाहिए होता है और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. सबसे पहले सेंटर निकालते हैं. ऑब्वियसली बात है दैट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी द सेंटर. तो आइए जी सेंटर निकालते हैं. सबसे पहले क्या बनेगा हमारे पास -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -10 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2. So this is going to be 6 divided by 2, that is going to be 3. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -6. राइट जी. ये तो मेरे पास सेंटर के स्ट्रेट अवे आ गए.
Moving towards question number 6. Now, in the question number 6, it says that the diagram shows the sector OAB with the center this, and center O and the radius R. It says that the length of the arc AB is 9.6. This is 9.6 given to us. And it says that the area of the sector is given to us this. It says that find the area of the shaded region. You are supposed to find the area of the shaded region. फर्स्टली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दो चीज़ें मिसिंग है. एक आपके पास रेडियस गिवन है और मिसिंग है, और एक आपके पास थीटा मिसिंग है, लेकिन ये दोनों ही फाइंड हो सकते हैं. एरिया ऑफ दिस सेक्टर का हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ सेक्टर. एक तो आपके पास होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर, एक और भी होता है आपकी डेटा बुकलेट में भी लिखा होता है 1/2 इंटू एस इंटू आर. तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज 76.8 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एस. आपके पास कितना गिवन है, दैट इज 9.6 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास कितना है, दैट इज टू बी फाइंड. तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो दैट इज 76.8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.6. तो यहाँ से r की वैल्यू तो 16 सेंटीमीटर आ गई स्ट्रेट अवे. राइट, अब हमारे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी s इज इक्वल टू थीटा आर. अब s कितना है, दैट इज 9.6 इज इक्वल टू थीटा हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास 16 है. सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाय 16. सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 9.6 divided by 16. So that is 0.6 radians. राइट जी, ओके. अब अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन, दैट विल बी एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस ट्राइंगल. राइट, सेक्टर का हमारे पास एरिया के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा वो और से देखें. थीटा हम निकाल के आए 0.6 आता है, रेडियस 16 है, यहाँ पे भी 16 है. एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कैसे आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 16 इंटू साइन ऑफ 0.6. राइट, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी लगाया मैंने. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 8 multiplied by 16 multiplied by sine of, make sure your calculator is in the radians, so sine of 0.6. तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाता है, 72.27. so this is the area of triangle 72.27 triangle. राइट, सो अब अपना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड कर लेते हैं. सेक्टर का कितना गिवन था, दैट वाज 76.8 माइनस 72.27. तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर बनता है दैट इज 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर फॉर अस. राइट जी, ओके. Moving towards the next one, it says that find the perimeter of the shaded region. You are supposed to find the perimeter of the shaded region. अब अगर perimeter of the shaded region की बात करूं तो एक तो लेंथ ऑफ द आर्क 9.6 गिवन है, ठीक है. दूसरा, अगर मेरे पास ए बी निकल आए, ऑल आई नीड इज ए बी, अगर मेरे पास लेंथ निकल आए उसको 9.6 में ऐड कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ए बी कैसे निकल सकते हैं, ए बी निकालने के लिए इट्स अ क्लियर केस ऑफ अ कोसाइन रूल. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 0.6. राइट जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से मैं ए बी की वैल्यू स्ट्रेट अवे लिख रहा हूं, दैट इज गोइंग टू बी 9.46 सेंटीमीटर. राइट, इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं नीचे, ये ए बी आ गया. वंस आई गेट द ए बी तो पेरीमीटर निकालना तो बहुत ही आसान हो गया. पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, पेरीमीटर विल बी, आपके पास आर्क लेंथ कितनी थी, दैट वाज 9.6 प्लस 9.46. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 19.1 सेंटीमीटर.
Clear है जी? So this is how you have to solve this question. Okay, moving towards question number 7. Okay जी. Next it says that the function f is defined by f of x is equals to this. Okay, for x is less than minus 2. Fair enough. Now the point is, it says that state the range of f. हमने एक चीज सीखी हुई है, रेंज हमारे पास क्या होती है, what is the maximum and minimum value of function can give under a given domain. राइट, डोमेन आपके पास है x इज ग्रेटर देन माइनस टू. अब ग्रेटर देन माइनस टू में क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस टू विल बी माइनस वन, जीरो, वन, टू, गोइंग अप टिल इंफिनिटी. ठीक है. अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूं f ऑफ x गिवन है मुझे, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी, अब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे प्लेस अभी माइनस टू ही करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टू प्लस टू, सो दिस इज गोइंग टू बी टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई जीरो, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस इन्फिनिटी. क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी है, 2 माइनस इन्फिनिटी, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस इन्फिनिटी विल बी गिविंग अस माइनस इन्फिनिटी. राइट. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमने प्लेस करना है एफ ऑफ, अब ये जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी को एज इट इज प्लेस कर देते हैं, सो टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस टू, तो यहाँ पे टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस नंबर इन्फिनिटी आएगा, फाइव डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, टू माइनस जीरो, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस टू. राइट जी. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये मेरी क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और ये जो मेरे पास टू है, ये आपके पास क्या है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. राइट. तो हमारे पास बनेगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू टू है, लेस देन लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे टू लिख दूंगा, इक्वल, जो इन्फिनिटी से, बेटा याद रखा करें, जो इन्फिनिटी से वैल्यू होती है ना, उसके साथ इक्वल टू नहीं लगाते होते हैं, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा. ठीक होगी बात. अच्छा, उसने कहा है फाइंड एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड स्टेट इट्स डोमेन. सबसे पहले तो डोमेन लिख देते हैं. जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होती है, हमने जो पिछले पार्ट में फाइंड किया है, वो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज लेस देन टू. ये तो स्टेट अवे डोमेन बन गई आपकी. राइट, फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है जी. अब हमें इनवर्स निकालना है. सबसे पहले मैं फंक्शन को ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट. राइट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना ये है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. तो यहां से मेरे पास होगा क्या, वाई इज इक्वल टू टू माइनस दिस. आइए जी सॉल्व करते हैं. इसको उठा के इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं. ठीक होगी बात. ओके. नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. ये टू उधर जाके माइनस हो जाएगा. क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक. ओके. अगर आप चाहें तो थोड़ी सी वर्किंग स्टेप्स और भी हो सकते हैं. वो क्या, हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं. अब इनवर्स ये निकल आया है, लेकिन y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, सॉरी, टू माइनस एक्स. जहां जहां y था वहां वहां पे हमने x लिख दिया. क्लियर है जी. ओके. मूविंग टूवर्ड्स द सी पार्ट फॉर इट. It says that the function g is given by this. कहते हैं obtain f g of x giving your answer in this form. Okay जी, let's solve this. f g of x,
एफ जी ऑफ एक्स। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये था। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है, एफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए 2 - 5 डिवाइडेड बाय जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे ये वाला पूरा फंक्शन प्लेस कर दूंगा, x+3 और ये लिखे जी +2 एज इट इज। ठीक होगी बात। आए जी फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने सिंपल सिंपल सा सॉल्व करना है बस। डिवाइडेड बाय x+5 आ जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी x+5 और ये मेरे पास आ जाएगा 2 × x+5 -5। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x+10 -5 डिवाइडेड बाय x+5। तो यहाँ से मेरे पास एफ जी ऑफ एक्स that will be equals to 2x+5 divided by आपके पास x+5 आ जाएगा। That is the answer for us. Right जी? I hope that is clear to everyone. Okay, moving towards question number 8. In question number 8, it says that a progression has the first term a and the second term is a squared divided by a plus 2. Right, so this is the first term and this is the second term, which is a square plus a divided by 2, where a is the positive. Find the case where the progression is geometric and the sum of infinity is 246. Find the value of, for the case, sorry, not find the case, find the value of a. Okay, now this is the geometric progression. So keep in mind one thing, for geometric progression the value of r can be calculated by a second term divided by the first term. So this is going to be a squared divided by a plus 2 divided by a. Now this a cancels this square, so this is going to be r is equal to a divided by a plus 2. Right G? Okay. Once you get this, now sum of infinity का हमारे पास फॉर्मूला होता है, sum of infinity is equal to a divided by आपके पास 1 minus r होता है। सॉल्व करते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी उसने 264 दिया हुआ है, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a ओवर a प्लस 2। Right, so in order to find this, all I have to do is that, let's simplify this. 264 is equals to a divided by a plus 2 minus a divided by a plus 2. I took the LCM, ये a और a कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 264 is equals to a into a plus 2 divided by, राइट। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 264 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी 528 is equals to a square plus 2a. So this is a square plus 2a minus 528 is equals to 0. Now in order to solve this, अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूं तो यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर a minus 22 और a plus 24 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से एक a की वैल्यू आपके पास 22 आ जाती है, दूसरी a की वैल्यू आपके पास -24 आती है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। राइट जी? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द बी पार्ट। फॉर द बी पार्ट इट सेज दैट for the case where the progression is arithmetic, a is equals to 6 है, so a is equals to 6 given है। तो सेकेंड टर्म भी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास सेकेंड टर्म गिवन थी a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, नॉट a, so this is going to be 6 plus 2, so this is going to be 36 divided by 8, so that is going to become 9 by 2। तो यहाँ से हम अपनी d की वैल्यू, अब क्योंकि अर्थमेटिक है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस -3 by 2। अब उसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज लेस देन -480। सो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं s ऑफ n, मुझे n की वैल्यू नहीं पता, इक्वल्स टू नहीं लिखूंगा मैं, लेस देन -480। तो अब अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी n डिवाइडेड बाय 2a
टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन माइनस 480, राइट. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिंपल करना है. सो n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह पे आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आएगा, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, -3/2 लेस देन -480, राइट. ऑल आई हैव टू डू इज दैट इस n की वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है. आइए करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी n डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, -3n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस देन -480, राइट जी. आइए इसको फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं. सो सबसे पहले क्या बनेगा, हमारे पास n/2 है, यहाँ पे 2 being my LCM, so this is going to become 24 minus 3n प्लस आपके पास कितना होगा 3 लेस देन -480. अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पे मेरे पास n/2 इंटू 24 प्लस 3 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 27 माइनस 3n डिवाइडेड बाय 2 लेस देन -480. तो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. 27n माइनस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लेस देन -480. इस 4 को उठा के उधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 27n माइनस 3n स्क्वायर लेस देन 480 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट इज गोइंग टू बी -1920. तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से इसको इस तरफ नहीं शिफ्ट करते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को उठा के, क्योंकि n स्क्वायर नेगेटिव में है तो इस पूरी एक्सप्रेशन को इधर ले आता हूँ मैं. तो ये मेरे पास क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 27n माइनस 1920 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0, राइट जी. अब पूरी इक्वेशन में से 3 को जरा कॉमन ले लेते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 1920 डिवाइडेड बाय 9. अगर मैं कर दूं 1920, क्या कॉमन ले रहे हैं हम, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 640 ग्रेटर देन 0, राइट जी. सो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 640 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से जो n की वैल्यू हमारे पास निकलती है, दैट इज गोइंग टू बी n इज इक्वल्स टू 31. ये मेरा आंसर बनेगा बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट जी. आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कहते हैं, कहते हैं अ कर्व व्हिच पासेस थ्रू 0,3 इट इज गिवन दैट f डैश ऑफ x मींस डेरिवेटिव गिवन है. कर्व की इक्वेशन निकालनी है. तो हमें एक चीज पता है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव की इक्वेशन हो, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी. बिफोर वी स्टार्ट द इंटीग्रेशन, -2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर -3 dx. तो यहाँ से मेरे पास होगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी x -2 इंटू -3, ये पावर को इधर सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, आई मेड इट अ डेरिवेटिव. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, x -1 रेज टू पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी -3 प्लस 1 आ जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट का डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई होता है 1 और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय f ऑफ x, राइट. सो अब यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग और करते हैं. सो f ऑफ x इज इक्वल टू x -2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c. थोड़ी सी वर्किंग स्टेप और हो सकती है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हमें क्या करना है, उसने पॉइंट दिया हुआ है. कौन सा पॉइंट है, 0 पे हमारे पास 3 है. तो आइए इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0,3. So this is 3 is equals to 0 plus 1 divided by
0 minus 1 whole square plus c. So this is going to be 3 is equals to 0 plus 1 plus c, तो c is equals to 2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास f of x की क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी f of x is equals to x plus 1 divided by x minus 1 whole square plus 2, and that is the answer for us. Right जी, I hope that is clear to everyone. Moving towards the next solution. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, गौर से देखिएगा। ओके जी, moving towards the b part says that the tangent to the curve at 0, 3 intersects at another point p. एक और पॉइंट है जिस पे वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जो टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 0, 3 एक और पॉइंट है जो कि उस पे कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। हम सबसे पहले उस पॉइंट पे अपनी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो उससे हमारे पास कैसे निकलेगी, तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन, ये जो डेरिवेटिव है कर्व का वो दिया हुआ है, इसको यहां से करते हैं जी कॉपी और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसका ये जो डेरिवेटिव है इसमें सबसे पहले मैं 0 प्लेस कर देता हूँ। क्यों 0 प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। सो दिस इज गोइंग टू बी is equal to 1 minus 2 divided by 0 minus 1 whole cube. So 1 minus 2 divided by आपके पास कितना आ जाएगा, that is going to be minus 1. तो यहाँ से f of 0 पे जो आपके पास वैल्यू बनती है that is going to be 3. ये मेरे पास ग्रेडियंट आ गया जो अदर पॉइंट है। सबको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उससे क्या है, टू द कर्व एट अ पॉइंट, इसी पॉइंट पे इसी पॉइंट को यूज करेंगे 0, 3 और ग्रेडियंट मेरे पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, गौर से देखना है आपने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी हमारे पास, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 0। सो दिस इज y माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 आ गया, ठीक है जी। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आई है, ये आपके पास उस टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी हुई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, उसने कहा है शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन बना के देनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी कर्व की इक्वेशन जो निकाली थी, क्योंकि ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहां से कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और दोनों इक्वेशन में क्योंकि y जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सिंपल इस इक्वेशन को इधर इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज 3x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। ये तो मैंने लिख दिया। आई होप सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, राइट। गौर से देखिएगा हमें करना क्या है, हमें ये वाली इक्वेशन बना के उसको देनी है विच इज 2x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। आए जी देखते हैं ये इक्वेशन बनेगी कैसे। बड़े ध्यान से आपने समझना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं, गौर से देखिएगा, दिस इज इस x को इस तरफ शिफ्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, राइट। हम इस 2 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाके ये क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2, राइट। ये लें जी, उधर कर दिया मैंने और यहाँ पे माइनस 2 लिख दिया, ठीक है जी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये 3x और माइनस x क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 3 माइनस 2 कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस 1 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन शुरू हो गई, ठीक है जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट अगर हम चलें सी पार्ट पे, कहते हैं वेरीफाई x इज इक्वल टू 3 पाई
by 2 satisfies the equation and hence find this। अब ये आपको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को, तो आपने कुछ भी नहीं करना है बेटा, बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज दैट, ये जो x इज इक्वल टू 3/2 है, इसको इस इक्वेशन में प्लेस कर दें। अगर आंसर 0 आ जाए तो फिर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो आपके पास सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आए जी करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 1 इंटू यहाँ पे 2 को एलसीएम लेते हैं, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आए जी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू 3 माइनस 2 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर भी ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, सो 1 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये आपके पास सेटिस्फाई तो हो गया कि भाई 3/2 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। अब हमें उसने कहा है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी भी निकालो, तो बहुत आसान है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी, y इज इक्वल्स टू क्या आई थी, दैट वाज y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3। इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3/2 प्लस 3। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/2 प्लस 3। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आपके पास 2 बीइंग माय एलसीएम 9 प्लस 6 आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 15/2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 3/2 कॉमा 15/2 एंड दैट इज द आंसर फॉर अस। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, कहता है द डायग्राम शोज द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, lying on a curve with an equation of this, find the coordinate of the maximum point of the curve। अच्छा जी बेटा, मैक्सिमम हो या मिनिमम पॉइंट हो, होता स्टेशनरी पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया करें dy/dx दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू 9x माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। तो आए जी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy/dx फाइंड करना है, 9 बच जाएगा माइनस पावर क्या होती है थी पीछे आके मल्टीप्लाई, और इनसाइड द ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, सो दिस इज dy/dx इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/। अब क्योंकि हम मैक्सिमम पॉइंट निकालने निकले हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0, 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाय ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, सो दिस इज 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दिस साइड, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, 2x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 4 बच जाएगा। क्योंकि उसने कहा कोऑर्डिनेट निकालो, तो कोऑर्डिनेट के लिए हम ओरिजिनल कर्व की जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 9x माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, y इज इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 9। तो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट जो गिवन है उसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए, 4, राइट जी। आई होप दीज सॉल्यूशंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है वेरीफाई दैट द लाइन ए बी इज नॉर्मल टू द कर्व एट ए। हमें नॉर्मल टू द कर्व ये वेरीफाई करना है कि लाइन ए बी जो है वो नॉर्मल टू द कर्व एट ए है। अच्छा जी, अच्छा बेटा याद रखा करें, हमने डेरिवेटिव जब निकाल लिया हो ना तो उसको यूज कर लेते होते हैं। ये मेरे पास डेरिवेटिव dy/dx की इक्वेशन आई हुई है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा नॉर्मल जो होता है
उस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। सारे एग्री करते हैं? अच्छा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं पॉइंट ए पे ग्रेडियंट निकाल रहा हूं। ये मेरे पास डेरिवेटिव इक्वेशन आई। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 1/1/2 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 विच इज 1.5, राइट? 1.5 है, यहां पे प्लेस कर देते हैं। 3/2 लिख रहा हूं मैं। ए पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज गोइंग टू बी 3/2 एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पे जरा प्लेस करते हैं। 3/2 प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, ये और ये कैंसिल हुआ, 3 प्लस 1 रह जाएगा, रेज टू पावर 1/2। तो 4 रेज टू पावर 1/2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 2 आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 9 माइनस 6 विच इज गोइंग टू बी 3। मतलब के ग्रेडियंट एट ए दैट इज 3, राइट? अब उसने कहा ये शो करो कि आपके पास जो ए बी है वो आपके पास नॉर्मल एट ए है, राइट? तो हमने पॉइंट ए पे, या मैं ये भी कह सकता हूं टेंजेंट एट ए पे, लाइन में जरा ड्रॉ कर देता हूं टेंजेंट एट ए, इसका ग्रेडियंट मेरे पास कितना आ गया है? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। ये इसके परपेंडिकुलर है, हमें ये शो करना है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं ए बी का ग्रेडियंट निकालता हूं। गौर से देखना बेटा, इधर सॉल्व कर रहा हूं। ग्रेडियंट ऑफ ए बी वो क्या होगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 3.5। ये 3/1/2 है, इसको 3.5 लिख दिया, माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 7.5 माइनस 1.5। तो यहां से मेरे पास होगा क्या? दैट इज गोइंग टू बी -2 डिवाइडेड बाय आपके पास 6 आ जाएगा। सो दैट इज -1/3। तो अगर हम देखें तो अगर इसका ग्रेडियंट 3 है, ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो वो हमारे पास शो तो वैसे ही हो गया है। अगर आप चाहें तो इधर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो दिस इज 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1। ये और ये कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1। सो दैट हैज बीन शोन ओवर हियर। ठीक होगी बात? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इट सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या है? इसमें अगर हम देखें तो मैं एक फॉर्मूला लिखता होता हूँ, शेडेड रीजन दो कर्व्स के दरमियान में हो तो हम कहते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दिया करें। अपर कर्व में आपके पास कौन सा है? अपर कर्व की अगर हम बात करें उसमें ये वाला कर्व है। लोअर में आपके पास लाइन ए बी है, ये वाली लाइन ए बी। लेकिन यहाँ पे मसला है, राइट? वो लाइन ए बी जो हमारे पास गिवन है उसकी उसने इक्वेशन नहीं पता हमें लाइन ए बी की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी, राइट? तो लाइन ए बी की इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी हमारे पास? वो और से देखिएगा, लाइन ए बी की अगर हम देखें तो लाइन ए बी की हमारे पास इक्वेशन कैसे निकलेगी? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इसका ग्रेडियंट निकाल चुके हैं, राइट? ग्रेडियंट ऑफ ए बी हमारे पास निकल चुका हुआ है। वो हमारे पास कितना है? दैट इज -1/3। शो किया ना हमने पिछले पार्ट में। तो आए जी, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। y माइनस क्या होगा? मैं ये वाला कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, 5.5 इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 1.5। ठीक है, जल्दी से इधर सब्जेक्ट भी बना लेते हैं। y इज इक्वल टू -1/3 x माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज गोइंग टू बी 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, so that is going to be 1/2 plus 5.5, so जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 डिवाइडेड बाय 2, so that is going to be -1/3 x क्या बनेगा हमारे पास? 1/2 0.5 होता है प्लस 5.5, so that is 6। ये आपके पास लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई, राइट जी? अच्छा, अब हमने कर्व को इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास? गौर से देखिएगा, लिमिट हमारे पास जो बननी है वो आपके पास क्या होगी? ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है,
ठीक होगी बात। आप चाहें इसको एज इट इज लिख लें, आप चाहें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, दैट टोटली टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। ओके, तो इक्वेशन ऑफ, चलते हैं नीचे। सबसे पहले मैं कर्व का एरिया निकाल रहा हूँ, कर्व एरिया। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या थी, ये देखो ये लिखी हुई है, ये पिक की मैंने यहां से, कॉपी कर लेते हैं, इधर ला के पेस्ट करता हूं मैं, y मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये वाला भी, ये वाली भी लाइन मिटा देते हैं। तो इंटीग्रल dx, और आपके पास लिमिट क्या जानी है, दैट इज गोइंग टू बी 1.5 से लेके 5 पॉइंट, कितनी थी, 5.5 है, 7.5 है, 7.5 है, आए जी लिख देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 7.5, right? All I had to do is that integrated and place the upper limit minus the lower limit. Let's do this. क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 9x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, विच इज गोइंग टू बी 2 प्लस c नहीं लिख रहा है क्योंकि अब हमारे पास लिमिट्स अवेलेबल हैं, और ये मैंने लिमिट्स लिख दी। एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, फिर लिमिट्स प्लेस करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी 9x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर, क्या होगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 2 बीइंग माय एलसीएम 3 प्लस दैट इज गोइंग टू बी 5/2, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5, क्योंकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 1.5 और 7.5, राइट। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। आए कर देते हैं 9 इंटू 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 7.5 प्लस 1 होल रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 5/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, वो हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, कितना आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 44, ये जो आपके पास आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी 48.325 माइनस 3.725 विच इज इवेंचुअली इक्वल्स टू 44.6, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाई आई रोट इट, राइट जी। ये मेरे पास कर्व का एरिया आ गया। अब मैं निकालता हूं एरिया फ्रॉम द लाइन, एरिया ऑफ लाइन ए बी, उसकी इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, दैट वाज -1/3x प्लस 6, लेट मी क्रॉस चेक इट, इधर की टॉप पे निकाली थी, यस दिस वाज द, आए जी इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, सेम लिमिट्स देनी पड़ेंगी। क्या लिमिट्स थी हमारे पास, दैट वाज 1.5 एंड 7.5 एंड दिस इज dx, राइट जी। आए जी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास -1/3x², नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6x, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 1.5 से 7.5, so this is going to be minus x² divided by 6 plus 6x, upper limit which is lower limit 1.5 7.5। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, so that is going to be minus 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इंटू 7.5, अपर लिमिट माइनस 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इंटू 1.5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, राइट जी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास 285 डिवाइडेड बाय 6 दे रहा है, सॉरी 8, नॉट डिवाइडेड बाय 6, 8 माइनस 69 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इवेंचुअली इक्वल्स टू 27। तो अब मैं अपना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो कितना आया था हमारे पास, दैट वाज 44.6 माइनस 27, सो इवेंचुअली ये 17.6 आता है,
And that is the answer for us. Right, Ji? I hope this solution is clear to you guys. This comes to the end of this paper, and I hope these solutions are clear. I'll be posting more videos on my channel. Do like and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.